हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह और आज का हमारा जो एनडीए के लिए टॉपिक है वो है पंचायती राज की सेकेंड क्लास है। कल के वीडियो में आप लोगों को पंचायती राज की पहली क्लास मिल गई थी, जिसमें हम लोगों ने जो लोकल बॉडी है उसमें हमने बात की थी कि ये पंचायती राज हैं या जो नगर निकाय हैं इनकी आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी, किस प्रकार से इनका गठन हुआ, क्या इनका संवैधानिक इतिहास था, संविधान में किस प्रकार से इनको दर्जा मिला, जो भी महत्वपूर्ण कमेटियों की अनुशंसाएं थी, महत्वपूर्ण समितियों की रिपोर्ट थी, उसको हम लोगों ने देख लिया था। और हमने देख लिया था कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का गठन हो जाता है और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के आधार पर ही 1993 में जो नगर निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी टिप्पणी किया था कि हमारे संविधान के भाग 9 में और भाग 9 का संशोधन हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ जो हमारे शेड्यूल हैं, अनुसूचियां हैं, उसमें भी अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को भी हमारे संविधान में शामिल किया गया, जिसमें कि पंचायती राज और नगर निकाय के बारे में इसमें ओपन किया गया। ठीक है, वो जो शेड्यूल 11 है उस शेड्यूल 11 में पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्टों का जिक्र किया गया है, यानी कि 29 ऐसे कर्तव्य, ऐसी शक्तियां जिनको कार्य करने का जो कार्यभार है वो पंचायती राज के ऊपर है। 18 ऐसे सब्जेक्ट और कार्य जिनका कार्यभार नगर निकायों के ऊपर है। तो ये किसमें उल्लेखित किया गया है? शेड्यूल में उल्लेखित किया गया। ठीक है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। आज के हम लोग क्लास में बात करेंगे जो पंचायती राज है, पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं। हमने जिक्र किया था कि पंचायती राज को हमारे संविधान के भाग 9 में जगह दी गई है। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बंद है। आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर के और आर्टिकल 243 ओ तक। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 ओ तक में पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं अगर नगर निकाय की बात करते हैं तो फिर आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक उसका बात किया गया है। ठीक है, तो वही पहले पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं, जो इसके शेड्यूल 11 में दिए गए जो महत्वपूर्ण जो कार्य, शक्तियां, उत्तरदायित्व हैं, उनका हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 243 क्या है। देखिए, आर्टिकल 243 में कुछ नहीं, केवल परिभाषाएं दी गई हैं। आर्टिकल 243 में पंचायती राज से संबंधित जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को दिया गया आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 ए क्या कहता है? आर्टिकल 243 ए क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 243 में जो प्रावधान किया गया है, जो उल्लेख किया गया है, वो क्या गया है कि प्रत्येक राज्य का, अच्छा पहले उससे पहले एक शुरुआत करने से पहले जो आर्टिकल्स हैं, पहले हम एक चीजें देख लेते हैं कि पंचायती राज के जो संवैधानिक प्रावधान है, पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान, इनको हम लोग दो तरीकों में बांटते हैं। ठीक है, इनको हम लोग दो आधारों में बांटते हैं। एक तो अनिवार्य प्रावधान, एक हम लोग बांटते हैं अनिवार्य प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान क्या है? ऐसे प्रावधान या ऐसे कानून जो कि राज्य के द्वारा बनाए जाने क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे प्रावधान जो कि राज्य के द्वारा अनिवार्य रूप से जिनको बनाया जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे प्रावधान जिनको उल्लेखित करना या जिनके बारे में प्रावधान बनाना राज्यों के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी। ठीक है, और ये क्या है? ये है ऐच्छिक प्रावधान। दूसरे में आएंगे ऐच्छिक प्रावधान, यानी कुछ ऐसे नियम, कानून या प्रावधान जो कि राज्यों के द्वारा बनाया जाना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, राज्यों की इच्छा पर, राज्यों के सामर्थ्य पर, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां, प्रशासनिक परिस्थितियां, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यानी कि जो आर्टिकल्स है पंचायती राज के अंतर्गत, इनको हम लोग दो भागों में बांटने पड़ेंगे। एक तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स जिनके बारे में प्रावधान करना यानी कानून बनाना
राज्यों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। दूसरे में ऐसे प्रावधान जिनके बारे में उपबंधित करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि अगर राज्यों को ऐसा लगे कि हाँ अब हमें इसके बारे में प्रावधान बनाना चाहिए तो राज्य बना सकते हैं, वरना उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, यानी ये क्या है, ये राज्य की कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, राज्य की इच्छा पर निर्भर। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हम लोग दो भागों में बांट पढ़ेंगे। पहले से पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो अनिवार्य प्रावधान है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो राज्य की जो इच्छा पर निर्भर करते हैं प्रावधान उनके हम लोग जिक्र करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं अनिवार्य प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान में सबसे पहले देखिए आर्टिकल 243 ए को। ठीक है, तो जो आर्टिकल 243 ए है इसमें जो जिक्र किया गया है, जो इसमें उल्लेखित है वो ये है कि राज्यों का ये दायित्व है कि वह प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक गांव या फिर कुछ गांवों को मिला करके, यानी गांवों का एक संघ बना करके और एक ग्राम सभा का गठन करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 243 ए में ये देखिए ये अनिवार्य प्रावधान है, यानी कि राज्यों को, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, राज्यों के लिए कंपलसरी है कि राज्यों को क्या करना पड़ेगा, एक ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 243 ए में कहा गया है एक गांव या गांव के संघ, कुछ गांवों के संघ को मिलाकर राज्य द्वारा ग्राम सभा का गठन। ठीक है, तो आर्टिकल 243 क्या हो गया कि एक गांव या फिर गांवों के कुछ संघों को मिलाकर, तो छोटे छोटे गांवों को मिलाकर के, मान लीजिए कुछ गांव ऐसे हैं बहुत छोटे गांव है, उनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर इस संदर्भ में क्या होता है कि कुछ ऐसे 4-6 गांवों को मिला करके और उन सभी को मिला करके हम लोग क्या कर देंगे, एक ग्राम सभा का गठन कर देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 243 ए कहता है कि एक गांव या गांवों के संघ को मिला करके और ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में दर्ज है, वो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस ग्राम सभा का सदस्य होगा। ठीक है, यानी कि गांव के जितने भी 18 साल से ऊपर के वयस्क व्यक्ति होंगे जो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वो सभी के सभी उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, ये तो एक गांव के संघ को मिलाकर के राज्य द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा। क्लियर? आर्टिकल 245 में आपने देखा एक गांव या गांव के संघ को मिलाकर के राज्य के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची में शामिल जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं 18 साल से ऊपर वाले जो कि अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, वो सभी व्यक्ति उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ये हो गया। अब देखते हैं हम आर्टिकल 243 बी क्या कहता है। ठीक है, देखो हम देखते हैं आर्टिकल 243 बी क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 243 बी त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का उल्लेख करता है। ठीक है, आर्टिकल 243 में जो पंचायतें हैं, पंचायतों को 3 स्तर पर
गठन की बात की गई है, यानी कि प्रत्येक राज्य का ये दायित्व है, ये उनके लिए अनिवार्य, ये उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है कि वो अपने अपने क्षेत्र में 3 स्तरों में पंचायतों का गठन करें। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन, त्रिस्तरीय में हम देखेंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब ये प्रत्येक राज्य को 3 स्तरों में पंचायत के गठन करना अनिवार्य है, लेकिन इन जो प्रत्येक स्तर की जो पंचायत है, इन पंचायतों का नाम क्या होगा, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो राज्यों का जो ऐच्छिक प्रावधान है उस पर यह निर्भर करेगा कि इन ये जो पंचायत है इनका नाम क्या होगा। अब मान लीजिए जो क्षेत्र पंचायत है, कहीं कहीं पर इन क्षेत्र पंचायतों का नाम जनपद परिषद भी है। ठीक है, कभी कभी इन क्षेत्र पंचायतों का नाम मध्यवर्ती पंचायत है। ठीक है, कहीं कहीं ये जो ग्राम पंचायत है इनका नाम संकुल है। तो इस तरीके से इनका नाम क्या होगा यह निर्भर करेगा राज्यों की इच्छा के ऊपर। यानी प्रत्येक राज्य को क्या करना पड़ेगा, 3 स्तर पर पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन इन पंचायतों को जाना किस नाम से जाएगा, इनका नाम क्या होगा, यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करेगा। क्लियर। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग नोट डाल के एक चीज लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, तो उस राज्य को यह छूट प्राप्त है कि वो 3 स्तर की जगह पर 2 स्तरीय पंचायत का गठन भी कर सकता है। ठीक है, ये नोट डाल के लिखना है। ये कंडीशन क्या है कि अगर जनसंख्या किसी राज्य की 20 लाख से कम है, देखिए वर्तमान में देखा जाए तो ऐसा कोई राज्य नहीं हमको मिलेगा, लेकिन ये उस समय प्रावधान किया गया था कि अगर मान लीजिए कोई किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, तो उस राज्य को यह छूट प्राप्त है कि वो क्या करे, वो त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय पंचायत का गठन कर सकता है। ठीक है, अगर जनसंख्या किसी राज्य की 20 लाख से कम है तो क्या करेगा, तो 2 स्तरीय पंचायत का गठन कर सकता है। स्तरीय पंचायत के गठन हेतु स्वतंत्र होगा। ठीक है, ये कंडीशन इसमें लगी हुई है। तो ये अगर आपसे पूछ देते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कोई राज्य 3 स्तरीय की जगह 2 स्तरीय पंचायतों का गठन कर सकता है, तो बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये जो ठीक है 20 लाख से कम है तो 2 स्तरीय पंचायत का गठन करने के तो स्वतंत्र है। और उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो मध्यवर्ती जो पंचायत है ना, जो मध्यवर्ती पंचायत, इस मध्यवर्ती पंचायत को स्किप किया जा सकता है। यानी उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। जो मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायत है उसके गठन को के लिए छूट दी जा सकती है। तो ये प्रावधान हो गए, अनिवार्य की बात चल रही है। अब हमें देखना है आर्टिकल 243 सी क्या कहता है। आर्टिकल 243 सी कहता है कि प्रत्येक स्तर की जो पंचायत है, प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा। आर्टिकल 243 सी कहता है प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक स्तर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो मध्यवर्ती पंचायत हो, जिसे हम लोग खंड पंचायत भी कहते हैं, और चाहे वो जिला पंचायत हो, तो प्रत्येक स्तर की पंचायत का जो चुनाव है वो कैसा होगा, वो प्रत्यक्ष तौर पर होगा। ठीक है, प्रत्येक स्तर की पंचायत का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष तौर पर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये भी उपबंध किया गया है
कि प्रत्येक स्तर की जो पंचायत है उसका चुनाव तो प्रत्यक्ष तौर पर होगा, लेकिन मध्यवर्ती स्तर, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर की पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। ठीक, डिफरेंस समझे क्या इसमें कह रहा है। एक तो प्रत्येक स्तर की जो पंचायत है उनका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष तौर पर होगा, यानी चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो। इसमें क्या होगा, इसके सदस्यों का चुनाव तो क्या होगा, प्रत्यक्ष तौर पर होगा। ग्राम पंचायत के बसंती जो अध्यक्ष है, तो कहीं कहीं ग्राम प्रधान भी कहते हैं, कहीं कहीं पर सरपंच भी कहते हैं, तो उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष तौर पर होगा। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव। लेकिन जो क्षेत्र पंचायत यानी जो मध्यवर्ती पंचायत है, जिसे हम खंड पंचायत भी कह सकते हैं, उनके अध्यक्ष का चुनाव और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसका चुनाव उन्हीं के सदस्यों के द्वारा, जिन सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया गया है, उन सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष तौर पर चुन लिया जाता है। यानी उसमें जनता की सीधी सीधी भागीदारी नहीं होती, बट फिर भी इनडायरेक्टली जनता की ही भागीदारी है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा ही अपने उन सदस्यों को चुना गया है, जो सदस्य अपने भीतर में से ही किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे प्रत्यक्ष तौर पर करती है, नहीं, जनता क्या करती है, जनता लोकसभा के अन्य सदस्यों का चुनाव करती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। सेम वही चीज है, मध्यवर्ती और जिला स्तर की जो पंचायतें हैं उनके जो सदस्य हैं वह अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 243 हो गया। तो जो सदस्य है वो अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को बहुमत के आधार पर अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 243 डी क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 243 डी है, आर्टिकल 243 डी, तो आर्टिकल 243 डी आरक्षण की बात करता है। प्रत्येक स्तर के जो पंचायत है, प्रत्येक स्तर के पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। यह कहता है कि किसी भी क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति हैं या जो अनुसूचित जनजातियां हैं, एससी या एसटी, इनको भी पंचायतों में, इन प्रत्येक स्तर की पंचायत की बात हो रही है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे खंड पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, यानी कि प्रत्येक स्तर की पंचायतों में वहां के जो जनजातीय या जो अनुसूचित जाति या जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी राज्य में अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 30% है, तो उस राज्य की मतलब उस क्षेत्र का जो ग्राम पंचायत है उसमें जितनी जनसंख्या में जिस रेशियो में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होंगे, उसी रेशियो में, उसी के अनुपात में उनको सीटें निर्धारित कर दी जाएंगी। मान लीजिए कोई एक ग्राम पंचायत है, उसकी कुल आबादी है 10,000 और उस 10,000 की आबादी में मान लीजिए 2900 है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, तो अब क्या किया जाएगा, उस ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा तो उसमें क्या है, उसमें जो है, जैसे अब मान लीजिए कि 1,000 लोगों में मैंने बताया 2900 लोग क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, तो अब क्या है कि उन्हीं के जनसंख्या के रेशियो के आधार पर उनको, यानी देखिए 30% है ना, लगभग 30% क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, तो 30% सीटें उस ग्राम पंचायत की 30% सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से जितनी जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग होंगे, शेड्यूल्ड कास्ट, उनके लिए उतनी सीटें निर्धारित कर दी जाएंगी। फिर अगला इसी में पॉइंट देखिए, एक तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के रेशियो के आधार पर सीटें आरक्षित कर दी गई तीनों स्तरों की पंचायतों में। साथ ही साथ उस वर्ग की जो महिलाएं हैं, उस वर्ग की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, मान के चलिए क्या है, 100 सीटों में से 10 सीटें मेरी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को। अब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अंदर ही जो उनकी जो महिलाएं हैं
उनको 1/3 सीटें रिजर्व हो गई, यानी 10 सीटें मिली शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उसमें 3 सीटें मिल गई महिलाओं को। ये तो हो गया प्रत्येक कैटेगरी की अगर बात करें। लेकिन अगर कुल सीटों की भी बात करें, ठीक है, किसी भी राज्य की ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, खंड पंचायत की जो कुल सीटें हैं, तो उन कुल सीटों का भी 1/3% जो सीटें हैं वह कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। एक तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, ठीक है, साथ ही साथ इसमें प्रत्येक जो कैटेगरी है उसकी महिलाओं, उसके अंदर भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी गई। और फिर अगर कुल की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं को जोड़ा जाएगा उस कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की उस कैटेगरी में, फिर जो बची जो सीटें हैं अब उसमें जनरल कैटेगरी की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर टोटल है सीटें उस जिला पंचायत के अंदर 100, तो उसमें से कम 1/3 सीटें मतलब 33 सीटों में महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें आरक्षण की बात की गई है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। साथ ही अगर बात करें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण। और ये जो आरक्षण है इसको बढ़ा करके 50% तक भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी कम से कम 33% सीटें तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी कम से कम, लेकिन इन रिजर्व्ड जो सीटें हैं इनको बढ़ा करके 50% तक भी किया जा सकता है। जैसे कि कुछ राज्य हैं, अगर हम बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% तक सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, और बाकी सभी राज्यों के लिए ये अनिवार्य प्रावधान है कि वो कम से कम 1/3 सीटें उस पंचायत की किसी भी स्तर की पंचायत हो, ठीक है, उसकी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। ठीक, तो इसमें 2 कैटेगरी हम देखेंगे, एक तो SC ST के लिए कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, फिर उन SC और ST के अंदर जो महिलाएं हैं उस कास्ट की, उनको उन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें, फिर जब हम टोटल जब करेंगे उसमें फिर जो एक्स्ट्रा जो बची जो सीटें होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के महिलाओं के लिए हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पर एक प्रावधान ये भी देखना है जो कि ऐच्छिक प्रावधान में आता है, वो ये है कि अगर राज्य सरकार उचित समझे, अगर राज्य सरकार चाहे तो जो पिछड़ा वर्ग है OBC, वो अन्य पिछड़े वर्ग को भी वह सीटें रिजर्व कर सकती है। ठीक है, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, इसमें देखिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है सर, संवैधानिक प्रावधान तो सिर्फ क्या है SC और ST के लिए पंचायती राज में सीटों का आरक्षण। लेकिन अगर सरकार ऐसा चाहे, ठीक है, सरकार को अगर ऐसा महसूस हो कि जो अदर जो बैकवर्ड क्लास है OBC वर्ग, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए भी पंचायती राज में सीटें रिजर्व की जानी चाहिए, तो यह है राज्य की ऐच्छिक मतलब जो इच्छा है। ठीक है, यानी राज्य का ये क्या है, ये राज्य का ऐच्छिक प्रावधान है कि वो OBC के लिए चाहे तो सीट रिजर्व कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 247 डी देख लिया जो कि आरक्षण से संबंधित था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 247 टी। तो जो आर्टिकल 243 ई है, आर्टिकल 243 ई, ये जो है पंचायतों के कार्यकाल से संबंधित है। पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान करता है, यानी टर्म का प्रावधान करता है प्रत्येक स्तर की पंचायतों के। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्तर की पंचायतों का कार्यकाल यानी जो टर्म है वह 5 वर्ष होगा, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे खंड पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत हो। तीनों ही स्तर की पंचायतों का जो कार्यकाल जो टर्म है वो कितना होगा, वह 5 वर्ष होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि यदि कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है, ठीक है,
इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पंचायत अपने कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है तो राज्य का यह दायित्व है कि उसके भंग होने के 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि राज्य का, देखिए ये राज्य का क्या है, राज्य का ये अनिवार्य प्रावधान में आता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हर 5 साल में पंचायतों का चुनाव कंडक्ट कराए। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि हर 5 साल में पंचायतों का चुनाव हो। साथ ही साथ राज्य की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर किसी कारण से जो पंचायतें हैं वह अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना चाहिए। ठीक है, और जो ये नया चुनाव है ये शेष कार्यकाल के लिए होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर 3 साल में कोई पंचायत भंग हो गई और फिर नई पंचायत शुरू कर दिया तो वो भी 5 साल का टर्म पूरा करेगी, नहीं, वो बचे हुए समय के लिए, बचा वो जो 2 साल है उसके लिए केवल कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक, कंडीशन एक ये है कि यदि 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो गया है तो अगर 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो गया है तो नियत समय पर ही चुनाव होगा। तो नियत समय पर ही चुनाव होगा, यानी कि जो अगर 4.5 साल या उसके बाद अगर भंग हो रही है कोई पंचायत तो अब क्या है, अब नया चुनाव नहीं कराया जाएगा, मतलब चुनाव अब वो 3 महीने तक होल्ड पे रहेगी वो पंचायत, और फिर उसके बाद जो नियत समय पर 5 साल में चुनाव होना था उसी समय पर चुनाव होगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है। अगर 4.5 वर्ष से अधिक का समय बचा हुआ है तो मध्यवर्ती चुनाव होगा। अगर 4.5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है तो अब नया चुनाव नहीं होगा, अब उतने समय के लिए होल्ड पे रहेगी वो पंचायत और फिर नियत समय पर ही, यानी 5 वर्ष के बाद ही अब क्या होगा, नया इलेक्शन कराया जाएगा। आर्टिकल 243 हमने देख लिया। चलिए अब देखेंगे लोग आर्टिकल 243 F। आर्टिकल 243 C कार्यकाल संबंधित हो गया। आर्टिकल 243 F संबंधित है अयोग्यता से, डिस्क्वालिफिकेशन से। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, तो यह सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 243 F में क्या प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 243 F में जो पंचायतों के सदस्य हैं, मतलब जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से, अयोग्यता से संबंधित है कि किन आधारों पर उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है या फिर कोई व्यक्ति किन आधारों पर, किन प्रावधानों के तहत वो व्यक्ति पंचायतों के चुनाव में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। तो सदस्यों की अयोग्यता में हम देखेंगे तो इसमें जो अयोग्यता है, अयोग्यता उसी आधार पर घोषित की जाएगी जिन आधारों के बेस पर कोई व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। मतलब कि राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति, राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति पंचायतों के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति पंचायतों के लिए भी अयोग्य होगा, यानी अगर जिन आधारों के तहत किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के लिए राज्य विधानमंडल के चुनाव में पार्टिसिपेशन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, सेम उन्हीं आधारों के तहत पंचायती राज के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है
यहाँ पर मतलब अगर इसको दूसरा तो ये भी समझे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने से रोक दिया, तो अब राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं करना, वो सिर्फ देखेगा कि हाँ भाई आपको केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, अगर उसने आपको निर्योग घोषित कर दिया है तो वो स्वतः ही उसको निर्योग घोषित कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, देखिए जो राज्य विधानमंडल है वो 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भी निर्योग घोषित करेगा, क्योंकि उसमें क्या प्रावधान है कि कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी की जानी चाहिए विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यही जो पंचायती राज है, पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा क्या है, एक यहाँ पर अपवाद है हल्का सा, बाकी अन्य आधारों पर तो राज्य विधानमंडल अगर आयोग घोषित कर रहा है तो पंचायत आयोग घोषित करने की, लेकिन सिर्फ एक आधार छोड़ करके, वो आधार है एज से संबंधित, यानी जो राज्य विधानमंडल है वो 25 वर्ष की आयु को न्यूनतम आयु मानता है, लेकिन जो पंचायती राज है उसके लिए 21 वर्ष प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो 21 वर्ष की आयु को अयोग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 21 वर्ष की जो आयु है उसको अयोग्यता के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 43 तक पढ़ रहे हैं हम लोग, सदस्यों की अयोग्यता, ठीक। साथ ही साथ जो राज्य विधानमंडल है इसका दूसरा प्रावधान देखिए, तो साथ ही साथ जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त है कि वह पंचायतों के लिए योग्यता एवं अयोग्यता का जो सीमा है, जो दिशा निर्देश है वह जारी कर सकता है। यानी राज्य विधानमंडल को एक शक्ति प्राप्त है कि पंचायतों के लिए योग्यता एवं अयोग्यता का आधार निर्धारित कर सकता है, ठीक। तो ये देखिए ये राज्य विधानमंडल की शक्ति है कि राज्य विधानमंडल किसी भी स्तर की पंचायत हेतु जो उम्मीदवार है उसके योग्यता और अयोग्यता के लिए जो प्रावधान है, जो दिशा निर्देशन है, जो कानून है वो बना सकता है, ठीक है। तो ये राज्य की शक्ति है, न कि पंचायतों की। राज्य क्या करेगा, राज्य पंचायतों के लिए कोई जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार पद हेतु योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण कर सकता है, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को मतलब कुछ कानून बना करके, कुछ प्रावधान करके कुछ क्राइटेरिया कर सकता है योग्यताओं के लिए और कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, अयोग्यता के लिए, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने बात कर लिया कि 21 वर्ष की आयु को अयोग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पंचायत में उम्मीदवार है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। बात समझे? मतलब ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 में कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही क्षेत्र में उम्मीदवार हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्स जो पंचायत है उसमें भी यही व्यक्ति उम्मीदवार हो जाए और किसी जेड पंचायत में भी उम्मीदवार हो जाए। मतलब एक व्यक्ति केवल एक ही पंचायत में उम्मीदवार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपना नामांकन एक से अधिक पंचायतों में करता है उम्मीदवारी पद के लिए तो उसकी जो योग्य तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको दोनों ही पंचायतों से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो दोनों ही पंचायतों में चुनाव लड़ने से रोक सकता है या फिर किसी एक पंचायत में चुनाव लड़ने से रोक सकता है, ठीक है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको जो डिस्क्वालीफाई करेगा दोनों जगह से लड़ने से या फिर किसी भी एक जगह से लड़ने से, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि एक ये आवश्यक है कि एक व्यक्ति केवल एक ही पंचायत से चुनाव लड़ सकता है,
ठीक है, तो ये हो गया सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में। चलिए आर्टिकल 244 तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 244 जी क्या प्रावधान करता है। देखिए जो आर्टिकल 244 जी है दोस्तों, तो यह पंचायतों की शक्तियों, कार्य एवं दायित्व का निर्धारण करता है। इस आर्टिकल में शेड्यूल यानी अनुसूची जो 11 है, अनुसूची 11 का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जो पंचायत है, पंचायत को अनुसूची 11 द्वारा प्रदत्त 29 जो कार्य दायित्व हैं, उन कार्य दायित्वों का पूरा किया जाना आवश्यक है। मतलब कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों को ये शक्तियां प्राप्त है या पंचायतों का ये उत्तरदायित्व है कि शेड्यूल 11 द्वारा प्रदत्त जो 29 कार्य हैं, उन 29 कार्यों पर उसको उन 29 कार्यों का उत्तरदायित्व करने का इसके ऊपर जिम्मेदारी प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रावधान आता है कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल की इच्छा के ऊपर ये इन सभी कार्यों का जो उत्तरदायित्व है या अपनी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो प्रयोग है वह राज्य विधानमंडल की इच्छा के ऊपर ये करता है, ठीक है, निर्भर करता है। तो हमारी देखिए हमारी जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 में तो पंचायतों के लिए 29 शक्तियां या कार्य दिए गए हैं, लेकिन उन सभी 29 शक्तियों या कार्यों का जो निर्वहन है वो राज्य विधानमंडल की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? सो आर्टिकल 244 जी में अनुसूची 11 द्वारा प्रदत्त 29 शक्तियों कार्यों का उल्लेख किया गया है और उनमें कुछ महत्वपूर्ण हम लोग शक्तियां कार्यों को देख लेते हैं। यानी आर्टिकल 244 जी क्या कहता है? पंचायतों की शक्तियां, कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण करता है। अगर प्रमुख हम लोग इसके दायित्व देख लें, प्रत्येक अगर प्रमुख पंचायतों का प्रमुख हम लोग दायित्व देखें कि प्रमुख जो 29 दायित्व जो उत्तरदायित्व है पंचायतों के कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे प्रमुख क्या है? जैसे फसल एवं खेत संबंधित मुख्य रूप से अगर हम देखें सीधी से सिंपल लैंग्वेज में, तो किस तरीके से फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, खेतों को किस तरीके से अधिक उर्वरक बनाया जा सकता है, इस संबंध में जो भी प्रावधान करना है ये पंचायतों के बैठक से निर्भर करता है। यानी कि खेत एवं फसल संबंधित प्रावधान ठीक है। दूसरा जैसे देखने अगर हम लोग तो स्थानीय स्तर पर यानी कि अपने ग्राम स्तर पर अपने क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण ये भी इसका एक कार्य है, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें क्या हो जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या दवाखाना, इसका गठन ये भी पंचायतों की जिम्मेदारी है, पंचायतों का कार्य है। अपने क्षेत्र में प्राइमरी एवं माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, ठीक है, ये भी पंचायतों का कार्य है। जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, ठीक, मुर्गी पालन हो गया, दुग्ध उत्पादन ये भी पंचायतों के द्वारा किए जाने वाला दायित्व या कार्य है। जैसे कि अगर हम देखें तो लघु, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग,
ये भी इनका दायित्व है, इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ठीक, तो लघु ग्रामीण कुटीर एवं जो खादी उद्योग है वो भी पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य शक्तियां हैं। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख ये भी हो गया। और अगर देखते हैं हम लोग जैसे कि सफाई, स्वच्छता, पेयजल, पेयजल की जो समस्या है, जो रोड लाइट वगैरह है, ठीक है, जो सार्वजनिक जो विद्युत है वो इसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है, इसका जो दायित्व है वो भी शामिल है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ जैसे जो वन उत्पाद हो गए, वन जीवन, वन उत्पाद, जो खेती है वो इसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। तो इस तरीके के कुछ मुख्य उद्देश्य कार्य है, जिसमें से मुख्य हमने बात कर लिया। मान के चलिए जो सामुदायिक स्वास्थ्य है, जो सामुदायिक शिक्षा है, प्राइमरी लेवल की, माध्यमिक लेवल की शिक्षा, ठीक है, सफाई हो गया, पेयजल हो गया, यानी कि जो आवश्यक जो जरूरी जो चीजें हैं लोकल लेवल पर, जो लोगों से सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई जो चीजें हैं, एक अच्छा हाँ ठीक, इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेला, त्योहार आदि का आयोजन, ये भी इनके द्वारा किए जाने वाला प्रमुख कार्य है। तो अब ये मेला त्योहार के आयोजन से क्या होता है कि कुछ ऐसे जो कल्चरल जो एक्टिविटी हैं, ठीक, इनसे क्या होता है, इनके द्वारा पंचायतों को कुछ टैक्स को वसूल करने का, उनको निर्धारण करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। तो इनके द्वारा क्या कर सकती है कि जो पंचायतें हैं वो वित्तीय तौर पर मजबूत भी हो सकती हैं। जैसे कि एक और अगर हम देख लें, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, ये भी पंचायतों का ही उत्तरदायित्व है। भूमि विकास, भूमि संरक्षण, खेत में फसल संबंधित प्रावधान, पुस्तकालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाखाना, प्राइमरी माध्यमिक विद्यालय, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, ग्रामीण खादी कुटीर आदि उद्योग, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, सफाई, स्वच्छता, पेयजल, मेला त्योहार, जैसे जो तटबंध वगैरह बनाना है, छोटी मोटी जो पुलिया बनाना है, जो ग्रामीण जो सड़कों का निर्माण कराना है, ये भी इन्हीं के कार्य हैं। तो इस तरीके से 29 कार्य हैं और इन 29 कार्यों को कहां पर रखा गया है, आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, छोटे मोटे जो विवाद है उनको भी निपटारा कराना, सरपंच को थोड़ा सा कुछ इन विवादों को निपटारा कराने के लिए कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, तो न्यायिक अधिकारों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा कराना लोकल लेवल पर, ये भी पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हो गए। आर्टिकल 245 जी हम लोगों ने देखा। आर्टिकल 245 अगर एच की बात करें, आर्टिकल 245 एच, तो दोस्तों आर्टिकल 245 एच में प्रावधान है पंचायतों द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण। ठीक है, तो वही मैंने अभी इससे पहले जो आर्टिकल 245 जी में आपको बताया कि पंचायतों का कोई अधिकार प्राप्त है और उनका दायित्व है कि कुछ मेलों त्योहारों इनका भी आयोजन करवा सकता है। अब इसके द्वारा क्या होगा कि पंचायतें उनसे कुछ शुल्क की भी वसूली कर सकती हैं अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए। तो देखिए, पंचायतों द्वारा कर का संग्रहण, मतलब कर का आरोपण एवं कर का संग्रहण पंचायतों द्वारा। तो पंचायतों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो है सामाजिक न्याय एवं अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु कुछ कर, शुल्क, कुछ टैक्स हो गए, कुछ ड्यूटीज हो गई, ठीक है, का निर्धारण एवं वसूली कर सकता है।
जान लो, पंचायतों के द्वारा कर का आरोपण और संग्रहण उसको रखा गया है आर्टिकल 243 एच के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये कर का आरोपण और जो संग्रहण है, ये जो पंचायतें हैं ये राज्य की इच्छा द्वारा करेंगे, ठीक है। यानी कि राज्यों का ये उत्तरदायित्व है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि पंचायतों को दिशा निर्देशित करना कि आप किन क्षेत्रों में आप करों को आरोपित कर सकते हैं, किन क्षेत्रों से आप करों को वसूल सकते हैं। तो अगर राज्य चाहे तो कुछ ये जो शक्तियां हैं इनके कर आरोपण करने की और करों के जो शुल्क वगैरह है इनको वसूल करने की, इन शक्तियों को राज्य चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। राज्य चाहे तो इनको बढ़ा सकते हैं ताकि जो ये पंचायतें हैं ये भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं, ताकि अपनी जो छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए उनको केंद्र या राज्य के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। भाई आर्थिक रूप से स्वयं अगर सशक्त होंगी पंचायतें तो छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति खुद ही कर देंगी, ठीक है। उनके लिए बार बार उनको राज्य सरकारों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में कर का आरोपण करने, वसूली करने का अधिकार भी दे सकती है। बस अब क्या होता है कि अभी बहुत ही कम राज्य ऐसे हैं, केवल अगर देखें तो हम लोग कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, केवल यही 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर जो पंचायतें हैं वो अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक रूप से सशक्त हैं, ठीक है। बाकी अगर पंचायतों की बात करते हैं तो अभी बाकी पंचायतें इतनी आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, उनको राज्यों की तरह इतना अधिक अधिकार नहीं दिया गया कि वो आर्थिक रूप से स्वयं सुदृढ़ हो जाए। तो अभी भी अधिकतर जो ग्राम पंचायतें हैं, अधिकतर ग्राम पंचायत की बात करो, अगर अधिकतर जो पंचायतें हैं वो अभी भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है। यानी कि वित्तीय मामलों में अभी भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 243 क्या कहता है, ये पंचायतों द्वारा कर का आरोपण एवं संग्रहण के बारे में। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि पंचायतों को आर्थिक शक्तियां प्राप्त नहीं, प्राप्त है, पर पंचायतों जो राज्य सरकार है, जो विधानमंडल है, उनके द्वारा अभी कोई दी नहीं गई है, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान के में ये प्रावधान ही कर दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देशित करने पर ये अपनी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, और राज्य सरकार ऐसे निर्देशित कर नहीं रही है, ठीक। तो यहाँ पर प्रावधान में दिशा निर्देशित नहीं करना चाहिए था, इसको राज्यों के लिए अनिवार्य बना देना चाहिए था। तब तो भाई पंचायतें स्वाभाविक, अगर देखें हम लोग कि वास्तविक रूप से सुदृढ़ हो सकती थी, अन्यथा कोई औचित्य ही नहीं है इस प्रावधान को डालने का, ठीक है। चलिए आर्टिकल 243 के बाद अब हम देखेंगे आर्टिकल 243 आई। आर्टिकल 243 आई में क्या प्रावधान है? तो जो आर्टिकल 243 आई तो ये राज्य वित्त आयोग की बात करता है, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है। अब इसमें कुछ प्रावधान जैसे कि जो राज्यपाल है, ये पहली बात तो ये क्या है, ये एक सदस्यीय निकाय है, ठीक है, यानी कि सिंगल मेंबर बॉडी है। ये जो राज्य वित्त आयोग है ये एक सदस्यीय निकाय है, सिंगल मेंबर बॉडी है, और राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल ही इसकी जो पदावधि है, उसका जो कार्यकाल है वो सब राज्यपाल ही निर्धारित करता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, राज्य वित्त आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जो है इसको विकास में लाया गया? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि ये जो वित्तीय मामले हैं इनकी समीक्षा कर सके, ठीक है, यानी पंचायतों के वित्तीय मामलों की समीक्षा कर सके, इसलिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं एक सदस्यीय निकाय है, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त, ठीक है। इसका जो कार्यकाल की पदावधि है वो राज्यपाल निर्धारित करता है, राज्य नियुक्त। ये जो राज्य वित्त आयोग है ये एक सलाहकारी संस्था है। ये क्या है? ये एक सलाहकारी संस्था है, मतलब कि ये जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देगी, वो राज्य विधानमंडल को अपनी रिपोर्ट भेजेगा, राज्य वित्त आयोग। लेकिन क्या है, ये एक सलाहकारी संस्था है,
राज्यपाल और जो राज्य विधानमंडल है इसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने के लिए मजबूर नहीं है, यानी इसकी जो रिपोर्ट है उसको एक एडवाइजरी रिपोर्ट के रूप में लोग कहते करते हैं। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्य करना है या नहीं करना, ये राज्य विधानमंडल और राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, एक तरीके से एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ सलाह देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग की मुख्य सलाह क्या है होती है। राज्य वित्त आयोग की अगर प्रमुख सलाह देखें हम लोग तो इसमें है कि जो राज्य वित्त आयोग है ये अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो इसकी जो एडवाइजरी है उसमें ये राज्यों के द्वारा जो राजस्व का संग्रहण किया गया है उस राजस्व के संग्रहण की बंटवारे की बात करता है। ठीक है, यानी जो राज्य वित्त आयोग है वह राज्यों के द्वारा जो राजस्व की वसूली की गई है उस राजस्व के बंटवारे की बात करता है। इसके बीच में पंचायतों के और राज्य के बीच में। तो राजस्व के बंटवारे हेतु प्रावधान करता है किसके किसके बीच में, राज्य एवं पंचायतों के बीच में। देखिए क्योंकि जो राज्य है, राज्य तो पंचायतों को इतनी अधिक शक्ति देती नहीं है कि वो स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, स्वयं वो अपने क्षेत्र में टैक्स और जो ड्यूटी है उनका संग्रहण कर ले। तो जब उनके पास आर्थिक उनको स्वतंत्रता मिली नहीं है तो अब वो आर्थिक रूप से किसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंड हो जाएगी। इसलिए एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया गया है ताकि पंचायतें भी आर्थिक रूप से सशक्त हो सके और उनको जो है पंचायतों को अपना खर्च चलाने के लिए जो वित्त है, ठीक है, जो आर्थिक जो एक तरीके की मदद है वो कैसे मिल जाए, तो जो राजस्व है, जो टैक्स का जो कलेक्शन किया राज्य ने, तो उसका जो 1% पंचायतों को मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए राज्य फाइनेंस कमीशन गठन किया गया ताकि जो राजस्व का जो संग्रहण हुआ है उसका बंटवारा हो जाए, उसका जो प्रतिशत है वो पंचायतों के पास में प्राप्त हो जाए। पंचायतों को पंचायतें अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो अपने जो कार्य हैं, उन अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन कर सके। ठीक है, तो ये सबसे प्रमुख कार्य है राज्य वित्त आयोग का, राजस्व के बंटवारे हेतु प्रावधान करना राज्य और पंचायतों के मध्य। ठीक, अगला पॉइंट अगर देखें तो ये मैंने बता ही दिया है कि एक सलाहकारी संस्था है, ये बाध्यकारी निकाय है नहीं, केवल ये एडवाइस जारी करती है कि आपको इतना प्रतिशत टैक्स, मान लीजिए टोटल जितना भी टैक्स कलेक्शन हुआ तब ये कहेंगे कि आपको अपने कुल टैक्स का 30% पंचायतों के बीच वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक अपने रिपोर्ट में एडवाइस देती है। साथ ही साथ जो राज्य वित्त आयोग है, ये राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में प्रावधान करती है कि राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान ठीक है, ये जो राज्य वित्त आयोग है वो ये भी प्रावधान करती है कि जो राज्य है वो अपने संचित निधि से कुछ ग्रांट्स, कुछ अनुदान पंचायतों को दे। ठीक है, समय समय पर पंचायतों को दे ताकि पंचायतें अपनी जो रोजमर्रा के जो ये सब कार्य है, जो दायित्व है, इनको पूरा कर सके। दो हमने मुख्य कारण देखिए, एक जो राज्य वित्त आयोग है वो ये सलाह देगी कि इस तरीके से राजस्व का बंटवारा के राज्यों के और पंचायतों के मध्य हो। दूसरा ये प्रावधान करेगी कि राज्यों की जो संचित निधि है उससे कुछ अनुदान, कुछ ग्रांट जो है वो पंचायतों को प्राप्त हो। साथ ही साथ ये भी प्रावधान करेगी करता है जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, कि पंचायतों को कुछ कर एवं शुल्क आरोपित एवं संग्रहित करने का अधिकार हो। ठीक है, तो जो राज्य वित्त आयोग है वो भी समय समय पर जब भी इनका गठन किया जाएगा अपनी रिपोर्ट में ये प्रावधान करेंगे किस तरीके से पंचायतों को अपने क्षेत्र में या खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कैसे राज्य विधानमंडल इन पंचायतों को कुछ हद तक करों और शुल्कों के निर्धारण करने का, उनके वसूल करने का अधिकार दे। ठीक है, वसूल करने की जो शक्ति है वो ट्रांसफर करें। तो ये भी राज्य वित्त आयोग का कार्य है।
और साथ ही साथ जो है, चूंकि राज्यपाल के द्वारा ही गठन किया गया, तो राज्यपाल जब भी इनसे परामर्श मांगेगा, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा जो भी इनको कार्य दिया जाएगा उन कार्यों का निर्वहन करने का दायित्व होगा। तो राज्यपाल के द्वारा दिए गए कार्यों का समय समय पर निर्वहन का दायित्व लिख लिया। राज्यपाल के द्वारा दिए गए जो कार्य हैं उनका समय समय पर निर्वहन का दायित्व के ऊपर है, राज्य वित्त आयोग के ऊपर। चलिए, राज्य वित्त आयोग का आर्टिकल 243 आई। अब हम देखेंगे आर्टिकल 243 जे में क्या प्रावधान है। आर्टिकल 243 जे, दोस्तों आर्टिकल 243 जो जे है वह पंचायतों के, आर्टिकल 243 जे में पंचायतों के लेखा परीक्षण एवं उनके अन्वेषण का प्रावधान, मतलब आर्टिकल 243 जे में प्रावधान किया गया है कि जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के जो अकाउंट्स हैं इनकी जांच करना, इनकी ऑडिट करना, ठीक है। तो पंचायतों के अकाउंट्स की ऑडिट करना, अकाउंट ऑडिट करना, ठीक है। फिर इसके बारे में प्रावधान किया गया कि पंचायतों को जो भी ग्रांट्स मिल रहे हैं, जो भी उनको राजस्व में जो उनका प्रतिशत मिल रहा है, तो उनको पंचायतें सही ढंग से खर्च कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, किन मदों पर खर्च कर रही हैं, कितना खर्च कर रही हैं, ठीक है। इन सभी चीजों की ऑडिट करना, इनके जो दस्तावेज है उनकी जांच वगैरह करना, इनके अकाउंट्स की जांच करना। तो ये प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 243 जे में किया गया है। यानी कि राज्यों का ये उत्तरदायित्व होगा, राज्यों का ये अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों के अकाउंट्स की जांच कराए, ठीक है। तो ये भी कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यों के द्वारा किया जाएगा। इसके पहले राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य के द्वारा किया जाएगा। भाई राज्य अब राज्यपाल नियुक्त करता है, जिस तरह के राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल नाम मात्र प्रमुख होता है। जो राज्य विधानमंडल जिस व्यक्ति के लिए राज्यपाल को अनुशंसा करेगी उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देगा राज्य वित्त आयोग। तो राज्य विधानमंडल का ये उत्तरदायित्व है कि वो राज्य वित्त आयोग का गठन करे। 243 आर्टिकल 243 जे के अंतर्गत राज्यों का ये जो राज्य विधानमंडल है, राज्य स्टेट लेजिस्लेशन है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि पंचायतों के अकाउंट्स का ऑडिट कराए, ठीक है, और सभी मदों की जांच कराए कि कहां कितना खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है नहीं हो रहा। आर्टिकल 243 जे। अब आर्टिकल 243 जे के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 243 के को। आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, ठीक है। यानी ये भी राज्यों का एक उत्तरदायित्व है कि राज्य पंचायतों के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करे। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है, ठीक है, एक सदस्यीय निकाय है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाएगी। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कितना वर्ष के लिए की जाएगी, 5 वर्ष के लिए की जाएगी। लेकिन इन राज्य निर्वाचन आयोग जो कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर है, इसको इसके समय से पहले भी इसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसको इसके पद से हटाया जाना उन्हीं आधारों पर संभव है जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाएगी। हाई कोर्ट के जज के समान ही इसको इसके
पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि सेम उन्हीं प्रावधानों के तहत इसको इसके पद से हटाया जा सकता है जिन प्रावधानों के जिस प्रोसीजर के तहत हाई कोर्ट के जज को उसके हक पर से हटाया जा सकता है। उन प्रावधानों में क्या शामिल है? साबित कदाचार और अपना जो कार्य है उसके निर्वहन में अगर उसका निर्वहन तरीके से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अक्षमता और साबित कदाचार के आधार पर। तो अगर हम देखें तो कौन से प्रावधान है? अक्षमता एवं साबित कदाचार के आधार पर, ठीक है। साथ ही साथ अगर राज्य निर्वाचन आयोग की जब नियुक्ति हो जाएगी तो इसकी नियुक्ति के बाद इसके जो वेतन भत्ते हैं या फिर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो इसके लिए नकारात्मक हो। मतलब नियुक्ति के पश्चात कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी इसकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी नकारात्मक संशोधन संभव नहीं है, ठीक है। नियुक्ति के पश्चात कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको सभी जो शक्तियां हैं सभी शक्तियां केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जैसे ही प्राप्त होती हैं। बस क्या है, अब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो उसकी 1+2 इस सदस्यीय निकाय हो चुका है। अब ये अभी सिंगल बॉडी है, सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसके राज्यपाल के द्वारा इसका जो एक चीज जो संशोधन कर लेते हैं, इसके लिए राज्यपाल द्वारा तो मैं 5 लिख दिया 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर संशोधन कर लेना है। राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष के लिए की जाती है, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर पहले 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाएगी, भले ही कार्यकाल 3 ही वर्ष का है तो भी वो पदमुक्त हो जाएगा, और अगर वो 65 से कम है और 6 वर्ष पूरा हो जाए तो भी पदमुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया इसकी क्या इसको पावर मिली है, इसका कार्यकाल हमने देख लिया, ठीक है। हाई कोर्ट के जज के समान इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति के पश्चात इसके जो वेतन भत्ते हैं या जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे इसके कुछ कार्य क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है पंचायतों एवं नगर निकाय के चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है? मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा कार्य क्या है? क्षेत्रों का परिसीमन कराना, ठीक है। चौथा कार्य क्या है? तो जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित करना, ठीक है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित करना। इसकी एक शक्ति को हम देख लें। इसकी प्रमुख शक्ति क्या है? इसकी एक प्रमुख शक्ति है कि अगर ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अगर किसी क्षेत्र के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दे, ठीक है, या अगर मतलब अपने आधार पर अमान्य घोषित करेगा कि अनुचित साधनों के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, अगर ये इस जो है बिहार पर कि इस जगह के चुनाव में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है, मतलब कि वहां पर वोट कैप्चरिंग हुई है या फर्जी वोट डलवाए गए हैं, कुछ किन्हीं भी आधारों पर अगर वो किसी क्षेत्र के निर्वाचन को, उस क्षेत्र के जो चुनाव है उनको अमान्य घोषित करते या फिर किसी उम्मीदवार की जो उम्मीदवारी है उसको अमान्य घोषित करते, ठीक है, तो इसके उसमें अगेंस्ट जो है हम किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। तो इसकी अगर स्थिति की बात कर लें तो इसके द्वारा किसी क्षेत्र के निर्वाचन को अमान्य या
उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने पर, अयोग्य घोषित करने पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आया? अगर ये किसी भी क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर दे, दोबारा से चुनाव करा दे, या फिर किसी भी मान लो उम्मीदवार है वो जीत गया, जीतने के बाद अगर उसको ऐसा लग गया कि इसने कुछ अनुचित साधनों के प्रयोग किया चुनाव में, तो उसकी उम्मीदवारी भी खारिज कर सकता है, दोबारा से चुनाव करा सकता है, उसको कुछ समय के लिए बैन भी कर सकता है। ये सारे अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हो सकते हैं। और इसके अगेंस्ट इसका जो डिसीजन है राज्य निर्वाचन आयोग का, तो इसके निर्णय के अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में सुनवाई भी नहीं होती। ठीक है, तो इसकी ये मुख्य इसका शक्ति है। और इसकी शक्ति इसको क्यों प्राप्त हुई है? तो ये शक्ति इसको प्राप्त हुई है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है कि इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। चलिए, अनिवार्य प्रावधान हुआ है। अब अगर हम बात कर ले कुछ ऐच्छिक प्रावधानों की, तो मुख्य अनिवार्य प्रावधान हुआ है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐच्छिक प्रावधानों की। ऐसे ऐच्छिक प्रावधान क्या हैं जो कि सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। तो ऐच्छिक प्रावधानों में सबसे पहले मैंने आपको उसमें ही बताया था जब हम आर्टिकल 2 पढ़ रहे थे कि तीनों स्तर की पंचायतों के नाम, ठीक है, तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं उनकी नाम जो है कौन तय करेगा? उनके नाम राज्य विधान मंडल तय करेगा। ठीक है, तो ये इसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि तीनों स्तर की जो पंचायत है उनके नाम क्या होंगे। खंड पंचायत होगा कि मध्यवर्ती पंचायत होगा कि ब्लॉक पंचायत होगा, ठीक है, क्षेत्रीय पंचायत होगा, क्या नाम होगा, ये क्या कौन निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा राज्य विधान। तीसरा, तीनों स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों का नाम, तीनों स्तर की जो पंचायत है इनके अध्यक्षों का नाम भी कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। इनके जो जिला पंचायत का अध्यक्ष उसको किस नाम से जाना जाएगा, जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष उसको किस नाम से जाना जाएगा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाएगा, पंचायत कहा जाएगा, प्रधान कहा जाएगा, प्रमुख कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? फिर राज्य विधानमंडल की छवि पर निर्भर करता है। ठीक है, साथ ही साथ ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है ये भी तो शक्ति पाते हैं। हमारे संविधान में ये तो प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। ठीक है, सदस्यों के द्वारा। ये इसमें ऐच्छिक प्रावधान में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष तौर पर, यह कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा राज्य विधानमंडल। ठीक है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा या अप्रत्यक्ष तरीके से, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? तो इसका भी निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ठीक, देखिए कि जो पंचायतें हैं, पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में, पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इसलिए उन्हें कुछ वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। मतलब पंचायतें जो है वो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के रूप में कार्य कर सके, इसके लिए उन्हें कुछ वित्तीय और कुछ प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना। ठीक है,
तो ये भी राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। राज्य चाहेंगे तो पंचायतों को कुछ वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो शक्तियों में कमी भी कर सकते हैं। तो ये भी राज्य के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और है कि ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अगर चाहें तो उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र की विधायक यानी कि जो राज्य विधानमंडल है उसके सदस्य, या फिर सांसद को पंचायत का पदेन सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर मतलब जो उस क्षेत्र की जो पंचायत है, मतलब कोई अगर विधायक है तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उस क्षेत्र में की जो पंचायत है उस पंचायत का इस विधायक को पदेन सदस्य नियुक्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये राज्य पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था जब हम कमेटीज पढ़ रहे थे तो उसमें ये अनुशंसा की गई थी थुंगन कमेटी के द्वारा, उसके बाद फिर जो बोम्माई कमेटी है उसके द्वारा भी, कि जो विधायक और सांसद हैं इनको उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी जो उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र की पंचायतों का इनको पदेन सदस्य नियुक्त कर दिया जाए ताकि उन पंचायतों का डेवलपमेंट तेज गति से हो सके। ठीक है, तो ये भी किसके ऊपर निर्भर करता है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि विधायक या सांसद उस पंचायत के किसी पंचायत के पदेन सदस्य होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना ये भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, पहली बात हुई है। ठीक है, यानी करों का निर्धारण, करों की वसूली संबंधी कोई भी शक्तियां प्रदान करना यह राज्य की विवेक पर निर्भर करेगा, राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए तो मतलब सीधे सीधे अगर हम पॉइंट में डाल दें तो अनुसूची 11 में शामिल जो कार्य हैं वह जो शक्तियां हैं, इन कार्य या शक्तियों को का जो इन कार्य या शक्तियों का जो निर्धारण है कि किन कार्यों और शक्तियों को जो उत्तरदायी हो पंचायतों को करना चाहिए, उसका निर्धारण भी कौन करेगा, उसका निर्धारण भी राज्य विधानमंडल करेगा। यानी अनुसूची 11 में शामिल कार्य व शक्तियों का निर्धारण, ठीक है, ये भी कौन करेगा, ये भी राज्य विधानमंडल करेगा कि पंचायतें किन कार्य और शक्तियों को कर सकते हैं लेकिन को नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आज हम लोग देखें तो आज हम लोगों ने जो पंचायतें हैं, पंचायतों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। कल हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग जो नगर निकाय हैं उसके बारे में बात करेंगे कि नगर निकायों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ पंचायतों से संबंधित कुछ क्षेत्र बचे हैं जैसे कि जो विशिष्ट अनुसूचित जो क्षेत्र है, ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, विशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है, उसमें पंचायतों को क्या अधिकार मिले हैं, ठीक है, या उसमें जो राज्य विधानमंडल है उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है उनको जो है विशिष्ट दर्जा दिया गया है उन क्षेत्रों को। तो ऐसे 10 राज्य हैं, तो हम लोग बात करेंगे 10 राज्य कौन कौन से हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है उनको, ठीक है, और उनमें पंचायतों के द्वारा किस तरीके से कार्य किया जाएगा, पंचायतों को क्या शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पंचायतें थोड़ा सा कुछ बहुत तो समझ में आई होगा इसके बारे में। अच्छा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पंचायतें, तो आपको ध्यान देना है। अगला जो आएगा नगर निकाय आएगा तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास आज क्लास यही खत्म करते हैं।